स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर इनके रोल्स के बारे में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कंडक्ट के ही रिगार्डिंग में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे फेयर प्लेइंग फील्ड के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करना ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। समय से वोटर लिस्ट है उसको भी अपग्रेड करना, जिससे कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट किया जाए। स्टूडेंट्स, आने वाले समय के अंदर में बिहार के वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे, तो उसी के रिगार्डिंग में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसको स्टार्ट किया गया। ये जो ड्राइव है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं कंडक्ट हुआ है, इससे अर्लियर फेज के अंदर में 2003-4 के समय भी इसको कंडक्ट वो करवाया गया था बिहार के वहाँ पे। अब आप देखिए कि ड्राइव के अंदर में कुछ डाटाज हैं वो कलेक्ट हुए हैं, जिसमें वोटर्स ने अपने फॉर्म्स हैं उनको सबमिट किया है। कुछ ऐसे भी वोटर हैं जिन्होंने अपने फॉर्म हैं उनको नहीं सबमिट किया, तो उसी के डाटाज के बारे में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा मेंशन है वो किया गया। 1 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं अभी तक जो फॉर्म सबमिट्स हुए हैं उसके अंदर में। 1 लाख वोटर्स हैं जिनको कि ट्रेस करना एक आप देखिए कि इम्पॉसिबल टास्क है वो बताया गया है, अनट्रेसेबल सिचुएशन के अंदर में है। 98% के आसपास जो इलेक्टर्स हैं उन्होंने इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो एक्सरसाइज है उसके अंदर में अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट किया। कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनका डेथ हो चुका है तो उनके नेम को रिमूव कर दिया जाएगा। 28 लाख के आसपास ऐसे भी वोटर्स हैं जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं बिहार से किसी अदर एरिया के रिगार्डिंग में। और कुछ ऐसे पर्सन जो कि आप देखिए कि बिहार से काफ़ी सारा जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं अदर पार्ट ऑफ कंट्री के रिगार्डिंग में, उनका बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी या इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव से। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस का मेंशन है कि अपना जो BLO जो हुआ करता है उनका जो बूथ लेवल ऑफिस है उसको अपना फॉर्म है जो ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो उसको सेंड कर सकते हैं। और जब उसका फॉर्म सबमिट होगा तो आप देखिए कि कंफर्मेशन मैसेज है वो वहाँ पे डिलीवर है वो किया जाएगा। तो इसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब आपको स्टूडेंट्स जो बेसिकली वोटर लिस्ट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 324 है जहाँ पे इलेक्टोरल रोल के पर्सपेक्टिव से मेंशन है। इलेक्टोरल रोल के अंदर में क्या बताया गया है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपका जो सिटीजनशिप है वो होना चाहिए। सिटीजन होने के अलावा ओरिजिनली जो आर्टिकल 326 है उसके अंदर में मेंशन ये था कि आप 21 का जो एज है वो आपने कंप्लीट किया हो। बट आप देखिए कि बाद में जब इस एज को रिड्यूस कर दिया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। रिसेंटली हमने वोटिंग का एज के रिगार्डिंग में यूनाइटेड किंगडम का एक न्यूज़ रीड किया था, जिसमें 18 ईयर का जो वोटिंग एज है मिनिमम उसको भी रिड्यूस करने के बारे में यूके का जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकता है, उसके बारे में वर्ल्ड के पेज के ऊपर में मेंशन बताया गया था। तो ये बेसिकली आप देखिए कि इलेक्टोरल रोल के बारे में हुआ, इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हुआ। इलेक्शन कमीशन के पास में कौन कौन से इलेक्शन को कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनके द्वारा जो कंडक्ट है वो करवाया जाता है। बाद में आप देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा हमारे जो लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस जो हुआ करते हैं उनको भी कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं का ही है। तो पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा के अलावा जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है स्टेट्स के अंदर में उसको भी इन्हीं के द्वारा नोटिफाई है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो भी इन्हीं के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेज ये होता है कि स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जिनको कि क्रिएट किया गया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसके अंदर जो हमारा थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, थर्ड टायर का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर को जो लाने का कोशिश किया गया, तो उसी के थ्रू आप देखिए कि उनको क्रिएट किया गया है। तो अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनके यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराता है स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो
कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, अपना जो बुक है उससे ओपन करके। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो एक एम्बेसी के बारे में है। एक फेक एम्बेसी है जिसको कि वहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि जो अरेस्ट किया गया है, वहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व थे फेक नेम से, जो एम्बेसी वहाँ पे एक रनिंग फेज के अंदर में था। एम्बेसडर्स को जो जिस तरीके से कुछ प्रिविलेज अवेलेबल हुआ करते हैं, डिप्लोमेटिक जो प्रिविलेज होते हैं, उस तरीके का उनके द्वारा फेक वे के अंदर में शो करने का जो कोशिश है वो किया गया था। हमारे यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या आपको पता होना चाहिए एम्बेसी के रिगार्डिंग? एम्बेसी के रिगार्डिंग में एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 के बारे में रीड करते हैं, आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंडिया के अंदर में हमारे टेरिटरी में रहने वाले सभी लोगों को इक्वल वे के अंदर में ट्रीट किया जाता है, या कुछ एक्सेप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है? तो यस स्टूडेंट, देर आर सम काइंड ऑफ एक्सेप्शन, जिसमें आप डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कीजिए कि जो वियना का जो कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन के थ्रू जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को इम्यूनिटी ग्रांट किया गया है, उसके थ्रू उनको हमारे जो लोकल कोर्ट्स हैं उसके अंदर में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोई क्राइम भी कमिट किया है तो गवर्नमेंट के जो कोर्ट्स हैं, हमारे जो कोर्ट्स हैं बेसिकली गवर्नमेंट के नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, तो उनके द्वारा उनके अगेंस्ट में जो कोई केसेज है वो नहीं चलाए जा सकते हैं। तो इक्वल उसका एक्सेप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको प्रिविलेज हुआ करते हैं हाउस के अंदर में, तो आप देखिए कि वो भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि आर्टिकल 105 के अंदर में मेंशन है। और हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वहाँ पे मेंबर्स हैं उनका जो प्रिविलेज है वो आर्टिकल 194 के अंदर में है। तो एक फेक एम्बेसी जिसको कि यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि उस वर्किंग प्रोसेस है जिसको एक्सपोज किया गया हमारा पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जस्टिस वर्मा के पर्सपेक्टिव से है, जस्टिस वर्मा जिनके रिमूवल प्रोसेस के रिगार्डिंग में एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उस इंक्वायरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स इनके जो जस्टिस वर्मा हैं इनके हाउस के ऊपर में एक फायरिंग का इंसिडेंट होता है, और फायरिंग इंसिडेंट के दौरान में जो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो अनअकाउंटेड या जो लार्ज नंबर के अंदर में जो करेंसी नोट्स हैं वो जले हुए सिचुएशन में वहाँ पे मिलते हैं। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सर्कुलेट होता है। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है, इन हाउस इंक्वायरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के द्वारा कहा गया कि इनको अपना रेजिग्नेशन है वो सबमिट करना चाहिए। अब आप देखिए कि जब इनके द्वारा डिनाई कर दिया गया किसी भी तरीके का अपना रोल है उस केस अमाउंट की रिगार्डिंग में, तो उस समय में फिर स्टूडेंट्स जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है वो अपना डिसीजन रिकमेंड करती है। किसको रिकमेंड करती है? प्रेसिडेंट को और पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ में। अब आप देखिए कि अब पेटिशन यहाँ पे ये फाइल हुआ है, जस्टिस वर्मा के थ्रू पेटिशन ये फाइल हुआ है कि जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी था वो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था या पैरेलल वन काइंड ऑफ इंक्वायरी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको ये हार्म करता है वो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी, और उनको जो रिमूव करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है। अभी मानसून सेशन भी है पार्लियामेंट का, तो सभी प्रोसेस के बारे में एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पेटिशन में क्या कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। जो प्रेजेंट समय में सीजीआई है उन्होंने बेसिकली बेंच का पार्ट नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के अंदर मेंबर थे, तो अब यहाँ पे बेंच का जो पार्ट है वो नहीं बनेंगे। जो अदर जजेस का लीडरशिप के अंदर में जो बेंच है वो वर्क करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू को ये रेज करता है कि जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी भी तरीके का उसको लीगल सैंक्टिटी है, जो लीगल सैंक्शन है वो नहीं ग्रांट किया गया है उस इन हाउस इंक्वायरी कमेटी को। हम डबल जियोपार्डी के बारे में रीड करते हैं आर्टिकल 20 के अंदर में। आर्टिकल 20 का जो डबल जियोपार्डी है वो क्या कहता है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी है, बट आप देखिए कि जज के अगेंस्ट में है, किसी भी पर्सन के ऊपर में एलिगेशन लगे उनके अगेंस्ट में कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो उसको आप देखिए कि डबल जियोपार्डी के रूप से कंसिडर है वो नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि जो आपने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में रीड किया होगा, 2013 का जो एक्ट है जो कि हमारे वर्किंग कंडीशंस को सेफ एंड सिक्योर करने के रिगार्डिंग में विशाखा गाइडलाइन के बाद में एग्जिस्टेंस में आया था।
तो स्टूडेंट्स इसके इस 2013 का जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट का जो एक्ट है उसके थ्रू इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनता है। अब किसी पर्सन का आप देखिए आईसीसी के द्वारा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के द्वारा इंक्वायरी किया गया तो उसको भी डबल जीओपार्डी के रूप से यहाँ पे कंसिडर है वो नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 के अंडर में, बट ये जुडिशियल प्रोसेस है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का जो प्रोसेस है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो एक ग्राउंड है जज के रिमूव का, तो वो आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218 के अंदर में मेंशन है। जजेज इंक्वायरी एक्ट के अंदर में 1968 का जो जजेज इंक्वायरी एक्ट है उसमें डिटेल के अंदर में उस प्रोविजन को मेंशन किया गया है। और ये जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी जिसको लीगल सैंक्टिटी भी नहीं है, जो कि यहाँ पे पेटिशन में बताया गया, जो कि आप देखिए कि बेसिकली किसी भी उन ग्राउंड्स को कवर नहीं करता है जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर के पर्सपेक्टिव से हो। अभी रिसेंटली मानसून सेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा जो इनके रिमूवल का जो मोशन है, रिमूवल के मोशन को आप देखिए कि नोटिस को सबमिट किया गया है, लोकसभा के अंदर भी किया गया, राज्यसभा के अंदर में भी किया गया है। लोकसभा के अंदर में अगर किसी भी जज के रिमूवल के रिगार्डिंग में अगर प्रपोजल रखा जाता है तो कितने मेंबर्स का वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 100 मेंबर्स उस प्रपोजल को सपोर्ट करनी चाहिए। राज्यसभा के अंदर में आप देखिए कि कितने मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है, तो 50 मेंबर्स उस नोटिस को साइन करें जब ही। और यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो प्रिसाइडिंग पर्सन है, उस यहाँ पे नोटिस है उसको एडमिट करता है या नहीं करता है। एडमिट अगर करता है तो आप देखिए कि फिर वहाँ पे एक मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगा जो इंक्वायरी को कैरी आउट करेगा, अपना रिपोर्ट देगा, उसके बाद में वोटिंग प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आएगा। तो एक बेंच यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगा जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के रिगार्डिंग में, उसके सैंक्टिटी के रिगार्डिंग में यहाँ पे वर्क को कैरी आउट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का भी है, अभी हमने रीड किया था। अब आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने ही कहा है कि जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है, हमारे जो अर्लियर वाइस प्रेसिडेंट है जिनके द्वारा रेजिग्नेशन को सबमिट किया गया आर्टिकल 67 के थ्रू में, तो आप देखिए कि जो रेजिग्नेशन को जो सबमिट किया है वैकेंसी को जल्द ही यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा, जल्दी इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको यहाँ पे अनाउंस वो किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो मिड टर्म वैकेंसी है उसके बारे में है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आर्टिकल के थ्रू में है। आर्टिकल 324 जो फ्री एंड फेयर मैनर का यहाँ पे पावर ग्रांट करता है। पावर ये भी ग्रांट करता है कि किसी भी इलेक्शन को, जो कुछ इलेक्शन जो इनके डोमेन में आया करते हैं उनको उनके रिगार्डिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करना, सुपरिंटेंडेंस करना उन इलेक्शंस का। तो आप देखिए कि बेसिकली आर्टिकल 324 है वो मैंडेट करता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन रूल, इलेक्शन का जो एक्ट है 1952 का, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो एक्ट है 1952 का। 1952 के अलावा स्टूडेंट्स रूल्स भी हैं 1974 के, उनके थ्रू भी इलेक्शन कमीशन को ही पावर वहाँ पे है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में? क्या हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो ही यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का मीनिंग क्या है कि लोकल जो जिन पर्सन के द्वारा फॉर्म्स हैं उनका नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, नॉमिनेशन का स्क्रूटनाइज किया जाता है। और आप देखिए कि फिर विनिंग के बाद में जो विनिंग सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे इशू करते हैं। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के, उनको अल्टरनेटिव बेसिस पे बनाया करते हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं जिनको कि अल्टरनेटिव बेसिस पे बनाए जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा से हों या लोकसभा से हों। फिर इस नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे अगर फॉर्म किसी पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में फिल करना है तो आप देखिए कि कुछ लोग उनके प्रपोजर होने चाहिए, मिनिमम 20 लोग प्रपोजर होने चाहिए और 20 लोग सेकेंडर्स के रूप से होने चाहिए। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि प्रपोजर हैं 20, फिर वहाँ पे सेकेंडर्स हैं, फिर 15,000 का जो सिक्योरिटी है वो भी डिपॉजिट करना होगा। अगर जितना मिनिमम नंबर ऑफ वोट हैं वो नहीं सिक्योर करता है तो उनका 50,000 है वो नहीं वापस से रिटर्न करता है फिर यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने जो फॉर्म प्रोसेस के बारे में देखा। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं जो विप को भी इश्यू कर सकती हैं? क्या इसी पर्सन को आपको वोट देना है? तो विप है जो अलाउ नहीं होती है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में। पॉलिटिकल पार्टीज का जो विप है वो नहीं अलाउ होती है।
या कोई पर्सन जो इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में, वो कोर्ट को इस वजह से भी अप्रोच कर सकता है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वैकेंसी हो वहाँ पे, कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका वैकेंसी हुआ है रेजिग्नेशन डेथ की वजह से, तो जो कंप्लीट जो इलेक्टोरल्स हैं वो नहीं है, तो क्या वो इसके रिगार्डिंग में भी पेटिशन को फाइल कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में जो पेटिशन है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। जो एमपीज के जो वोट है उनका वैल्यू क्या है, वैल्यू यहाँ पे 1 वोट के रखा गया है। 1 वोट का वैल्यू है, चाहे वो राज्यसभा का एमपी हो या लोकसभा का एमपी हो। सभी एमपीज यहाँ पे अलाउ हैं, नॉमिनेटेड एमपीज भी अलाउ हैं, इलेक्टेड एमपीज तो आप देखिए कि अलाउ ही हैं। नॉमिनेटेड एमपीज जो कि अलाउ किस में नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वोटिंग प्रोसेस के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखा वाइस प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से। कितना समय है वो लग सकता है, मिनिमम आप देखिए कि 1 मंथ का समय तो लगे हीगा, क्योंकि 14 डेज एडवांस के अंदर में कुछ जो नोटिफिकेशन है उसको इश्यू करना होता है। 14 डेज का फिर समय मिलता है कि वहाँ पे वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर कैंपेनिंग का एक समय मिलता है कि ये कैंपेनिंग का समय है, वो अपना कैंपेन को कैरी आउट करते हैं। और बाद में आप देखिए कि एक दिन वोटिंग होता है, फिर जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होते हैं। तो समहाउ हमारा मानसून सेशन है वो कंप्लीट होगा। हाई टाइड्स के बारे में शो किया गया है त्रिवेंद्रपुरम के वहाँ पे नेक्स्ट न्यूज के अंदर में। टाइड्स के बारे में जब भी यहाँ पे मेंशन होता है तो आपको एक यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए स्टूडेंट, 2004 के समय हमारे यहाँ पे एक सुनामी कंडीशन डेवलप हुआ था। 2004 के समय में सुनामी का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ था। उस सुनामी कंडीशन को आप देखिए कि 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हमने नए इनिशिएटिव चलाए उस समय में? कोई सुनामी का अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसको डेवलप करने के रिगार्डिंग? तो इनकोइस नाम का जो हमारा यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर एक विंग है इंडिया, आप देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ओशियन के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स, इनकोइस के अंडर में ही एक अर्ली वार्निंग, जो सुनामी का अर्ली डिटेक्शन का जो सेंटर है उसको हमने ओपन किया है हैदराबाद के, वहाँ से वो वर्क किया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से हैं। अब देखिए कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं, जो 2020 के समय एक तो कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ था, तो जो डायरेक्टली जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं उनको क्लोज कर दिया गया था। तो 2019-20 के समय में 20 के समय में है बेसिकली 2020 के समय में फर्स्ट तो स्टूडेंट्स कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ। कोविड-19 के आउटब्रेक के ही समय में गलवान वैली के वहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे गलवान वैली में जो क्लैश देखने के लिए मिला था इंडिया और चाइना की जो फोर्सेज हैं उनका, तो आप देखिए कि क्लैश हुआ। तो उसके बाद में हमारे रिलेशंस हैं वो बेटर कंडीशन में नहीं थे। यहाँ पे जो वीज़ाज हैं उनको नहीं इशू किया जाता था। अभी आप देखिए कि लास्ट ईयर फिर SCO का मीटिंग होता है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, रसिया के वहाँ पे कजान नाम की जो जगह है वहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स मिलते हैं। डिफेंस फोर्सेज का डिसंगेजमेंट के बारे में डिस्कशन लिया गया कि डिसंगेजमेंट को कैरी आउट करें, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे। अब यहाँ पे डिसंगेजमेंट को भी आप देखिए कि और भी फर्दर वे के अंदर में इंक्रीज करने के बारे में है कि डिफेंस फोर्सेज जो अर्लियर सिचुएशन था वहाँ पे पहुँचें, जो 2020 से पहले का जो सिचुएशन हुआ करता था। जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर के रिगार्डिंग में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी रिजोल्व करवाया जाए। जो एरियाज हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स रहे थे उनमें प्रॉपर जो बाउंड्री है उसका डिमार्केशन हो। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली आप देखिए कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं SCO के मीटिंग के लिए, हमारे जो NSA हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, वो सब विजिट के लिए गए थे चाइना के वहाँ पे। और उसी मीटिंग के दौरान में डिस्कशन ये भी किया गया कि प्रॉपर बाउंड्री का डिमार्केशन हो, प्रॉपर यहाँ पे पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको कि स्टार्ट किया जाए। चाइना की तरफ से आप देखिए कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसको स्टार्ट किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा नाथुला के थ्रू गया है। लीपू लेक है जो कि आप देखिए कि अल्टरनेटिव रूट है इसी कैलाश मानसरोवर यात्रा का। नाथुला है जो कि सिक्किम के अंदर में सिचुएटेड है। अभी आप देखिए कि यात्रा के अंदर में लोग गए, पीपल टू पीपल इंगेजमेंट है जो स्टार्ट हुआ है। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई भी करते हैं चाइना के अंदर में, बिजनेस को भी कैरी आउट करते हैं।
तो उसी के रिगार्डिंग में ये रिज्यूम करने के पर्सपेक्टिव से इंडिया ने अपने जो वीज़ाज हैं वो इशू करना स्टार्ट किए हैं चाइनीज़ जो टूरिस्ट पर्सनस हैं 5 ईयर के गैप के बाद में। स्टूडेंट्स, कैलाश मानसरोवर जो हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड शिवा का जो प्लेस है उसके रूप से उसको कंसिडर किया करते हैं। बट आप देखिए कि वो जो कैलाश मानसरोवर का जो लेक है, मानसरोवर लेक है, वो इम्पोर्टेंट है जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से भी। जो ऋषभ देव जी हैं फर्स्ट तीर्थंकरा हैं जैनिज्म के अंदर में, जो फर्स्ट तीर्थंकरा हैं कौन है? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी का जो रेस्टिंग प्ले साल्वेशन का जो प्लेस है वो कंसिडर किया करते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स, ये तो जैनिज्म के बारे में हुआ। बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट, आप देखिए कि जो भगवान बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध का जो मदर है, मदर वहाँ पे विजिट करते हैं एनर्जी के सोर्स के रूप से, माउंट मारू के रूप से भी उसको कंसिडर किया करते हैं। तो ये बेसिकली जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में है। जो तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पे जो रिलीजियस जो फॉलोइंग हुआ करती थी उसका भी वहाँ पे मेन जो सेक्रेड प्लेस है वो बताया गया है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएसए के बारे में है, यूएसए के वहाँ पे क्रिकेट का जो बैटल है उसको बताया गया है। आप देखिए कि जो लास्ट ईयर जो आईसीसी का जो एक T20 टूर्नामेंट होता है, T20 वर्ल्ड कप जिसको बोलते हैं, 20 ओवर्स का वो गेम होता है, तो उसका जो कंडक्ट कहाँ पे कराया गया था, वो यूएस के अंदर भी आप देखिए कि कुछ मैचेज हैं वो कंडक्ट हुए थे, और कुछ मैचेज जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ हैं, जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि अभी वहाँ पे कुछ बैटल के बारे में बताया गया है। आने वाले समय के अंदर में लॉस एंजलिस के वहाँ पे जो ओलंपिक गेम्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज होंगे। इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2028 के समय में, और उस समय क्रिकेट है उसको भी ऐड किया गया है उस ओलंपिक गेम्स के अंदर में। तो उसी का कुछ प्राइवेट जो कंसोर्टियम है उसके रिगार्डिंग में कुछ स्ट्रगल है उसको यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के रिगार्डिंग में, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो हीट को एक इम्पोर्टेंट रीजन बताया गया है कि हीट की वजह से इम्पैक्ट है वो हो सकता है प्लेयर्स की हेल्थ के ऊपर में। ये काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट भी सामने आए हैं, जैसे कि आप देखिए कि टेनिस का कोई टूर्नामेंट है, फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट्स हैं, तो उस दौरान में हीट जो जिस तरीके से हमारे समर के समय में जो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुए हैं, क्या आने वाले समय के अंदर स्पोर्ट्स एरियाज़ को ये इम्पेक्ट करेगा? तो ये एक कंसर्न है, एक यहाँ पे न्यू डोमेन है जिसको भी डील करना होगा प्लेयर्स को। 2028 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे? ये लॉस एंजलिस में होंगे, यूएस के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट का एक बिल है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है, उसके कुछ कंसर्न भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल के बारे में देखेंगे। आप देखिए कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाया गया है। बिल बेसिकली क्या है? महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल है। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल है। अभी गवर्नर के द्वारा इसको असेंट है वो नहीं ग्रांट किया गया है इस बिल की रिगार्डिंग में। बिल का बेसिकली एम है वो क्या है? एम यहाँ पे ये है कि जो मोइस्ट पर्सनस है, जो नक्सल पर्सन है, नक्सल पर्सनस के द्वारा जिस तरीके से यूथ को ब्रेन वॉश किया जाता है, तो उससे प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे कहा गया कि जो मोइस्ट पर्सनस हैं उनके द्वारा जिस तरीके से यूथ को जो ब्रेन वॉश किया जाता है, उससे हमें यहाँ पे प्रिवेंट है वो करना है, उससे हमें बचाना है। यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी सस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनलॉफुल है, उसको यहाँ पे इंक्लूड है वो किया जा सकता है इस कैटेगरी के अंदर में। कोई भी पर्सन है जो ऑफेंस है उस जो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में कुछ वहाँ पे एक्टिविटी उनका रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप का पार्ट रहे हैं, फंड रेजिंग का पार्ट वो रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में फंड रेजिंग उनके द्वारा किया गया है, तो उनको भी आप देखिए कि पनिश है वो यहाँ पे किया जाएगा। डेंजरस, आप देखिए कि कोई भी पब्लिक ऑर्डर, पीस, ट्रैंक्विलिटी का जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में कोई भी डेंजरस को क्रिएट करता है, मीन्स स्टेट का जो पीस है उसको डैमेज करने का कोई कोशिश करता है, स्टेट पीस को कोई डैमेज करने का कोशिश करेगा, उसको ये आप देखिए कि इस एक्ट के थ्रू में उसको जो पनिश है उसको जो जेल के अंदर में रखा जा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है, अरेस्ट विदाउट वारंट के बेसिस पे हो सकता है, पनिशमेंट 2 ईयर से लेकर 7 ईयर का पनिशमेंट हो सकता है।
और गवर्नमेंट का अपना स्टैंड है कि जो छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा का एरिया है, जो हमारे रेड कॉरिडोर का पार्ट हुआ करते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं जहाँ पे नक्सल मूवमेंट का इम्पैक्ट हुआ करता है। तो आप देखिए उन स्टेट्स के अंदर में भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, जो इसी तरीके से नक्सलिज्म का जो आइडियाज़ है उनको डील करने की, नक्सलिज्म का जो मूवमेंट है उसको डील करने की रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट आप देखिए कि अब यहाँ पे अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो सिविल राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं, उनका यहाँ पे उनके द्वारा किस तरीके से इस एक्ट को कंडेम किया गया है, उनके द्वारा किस तरीके से एक्ट के रिगार्डिंग में अपने कंसर्न है वो रेज हुए हैं। यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी, एग्जीक्यूटिव का ओवर रीच है वो बताया गया कि सिक्योरिटी के नाम के अंदर में आप जिस तरीके से यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव का ओवर रीच को कैरी आउट कर रहे हो, जिस तरीके से उनको यहाँ पे जो पावर ग्रांट कर रहे हो, तो उसको आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव ओवर रीच को बताया गया। मिस यूज ऑफ लॉ यहाँ पे हो सकता है कि जिस तरीके से जो लॉ के अंदर में ब्रॉड वे के अंदर में जो बताया गया, तो किसी की बेसिस के ऊपर में जो प्रोसेस है ऑलरेडी पनिशमेंट का पार्ट के रूप से काम करता है। हमारे कोर्ट हैं वो एक डिले प्रोसेस में आपको देखने के लिए मिलेंगे, टू मच पेंडेंसीज हैं उनके पास में, तो प्रोसेस ही किसी पर्सन को पनिश करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। स्टेट आप देखिए कि स्टेट ने कहा कि हम इस तरीके से यहाँ पे जो क्रिमिनल थिंग्स हैं उनको रोकने का कोशिश करेंगे, बट क्या यहाँ पे आप देखिए कि क्रिमिनलाइज किया गया है सर्टेन काइंड ऑफ थॉट्स को जो कि डेंजरस हैं फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में। तो पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में सिंपैथी रखना, इस तरीके से भी आप देखिए कि उसको इस एग्जीक्यूटिव ओवररीच के थ्रू कहीं इम्पैक्ट है वो ना हो, कोई मूवमेंट्स है उसको इम्पैक्ट है वो ना हो, और पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप से यूज किया जाए तो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने यहाँ पे कंसर्न है। तो 3 एरियाज के रिगार्डिंग में जो कंसर्न है वो बताए गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीरिया के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि सीरिया एक वो कंट्री है जहाँ पे कंटिन्यूस पावर को ओवरथ्रोन के मूवमेंट्स रहे हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1950s के समय में, 1960s के समय में, कि किसी पर्सन के द्वारा वहाँ पे कू करने का कोशिश किया गया, उसके द्वारा पावर को रिमूव करने का कोशिश किया गया। फिर काउंटर आप देखिए काउंटर ओवरथ्रोन का सिचुएशन भी उस दौरान में हुआ है। तो स्टूडेंट्स 1970 के समय में, 1970 के समय में एक मूवमेंट आता है वहाँ पे, और उस मूवमेंट के थ्रू आप देखिए कि सेक्युलर काइंड ऑफ सीरिया के अंदर स्टेबिलिटी है उसको प्रोवाइड किया गया है, जिसको कि बाथिस्ट रूल के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? बाथिस्ट रूल के नाम से हम जाना करते हैं। और ये जो रूल जो सेकुलर के पर्सपेक्टिव से सेटअप हुआ था, ये ही यहाँ पे डिक्टेटर बनते हैं, और डिक्टेटर जब बनते हैं तो जो बशर अल अस्साद हैं जिनको कि अभी पावर से रिमूव किया गया है, उनके जो फादर हैं वो एक मूवमेंट को लीड करते हैं, और वो मूवमेंट को लीड करने के बाद में इनको भी पावर से हटाया जाता है 90s के समय में। अब स्टूडेंट्स इस तरीके से सीरिया के अंदर में कंटिन्यूस जो लंबे समय तक डिक्टेटर वहाँ पे बनता है उसको रिमूवल का एक मूवमेंट्स वो रहे हैं। प्रेजेंट समय में जो बशर अल अस्साद हैं जो कि अलावाती नाम का जो वहाँ पे जो कम्युनिटी सेक्शन है उससे बिलोंग किया करते थे। कौन सा कम्युनिटी सेक्शन है स्टूडेंट्स? अलावितीज हैं, उससे ये बिलोंग किया करते थे। अब आप देखिए कि उनको रिमूव किया गया किसके द्वारा? HTS के द्वारा, हयात तहरीर अल शम, जो कि आप देखिए कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हुआ करता था। हयात तहरीर अल शम के जो लीडर हैं ये बेसिकली आप देखिए कि अलकायदा का भी एक प्रोक्सी के रूप से काम करता था, और अलकायदा से इन्फ्लुएंस वो रखता था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, हयात तहरीर अल शम है। अब इनके द्वारा नवंबर 2024 के समय पावर को टेक ओवर किया गया। जो इनके लीडर हैं जिनका पहले नाम जलोनी हुआ करता था, अब इन्होंने अपना नाम चेंज किया है, अहमद अल सारा उन्होंने अपना नाम किया है। तो जैसे ही पावर टेक ओवर होता है नवंबर 2024 के समय, उनके द्वारा कहा गया था कि वो पीपल्स को प्रोटेक्ट करने का प्लेज लेते हैं, पीपल्स को प्रोटेक्ट करने का वो जो ओथ है वो लेते हैं, और लोगों को प्रोटेक्ट है वो करेंगे, पीपल्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में उनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीरिया किस तरीके का वहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है वो किस तरीके से है। सोसाइटी आप देखिए कि वहाँ पे काफ़ी सारे जो डोमिनेटेड जो ग्रुप है वो तो आपको देखने के लिए मिलेगा। सीरिया के अंदर में सुन्नी कम्युनिटी, जो सुन्नी सेक्शन ग्रुप है वो डोमिनेटेड है, बट कुछ ऐसे भी सेक्शंस है जो वहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर में है, जैसे कि
अलावितीज हैं, अलावाइटीज हैं, सियाज हैं, सियाज हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं, ड्रूज हैं। ड्रूज के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो कुर्द हैं, कुर्द कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी इसका पार्ट हैं, वो भी एक एरिया के अंदर में रहते हैं। जैसे ही एचटीएस पावर को टेक ओवर करता है, पहले जो बशर अल असद का जो कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जाता है। ये लोग आप देखिए कि कोस्टल एरिया के लिए चले गए। अब जो सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया है वहाँ पे आप देखिए कि जो ड्रूज कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो कि इजराइल के वहाँ पे भी रहते हैं कुछ पार्ट के अंदर में, उनका स्टूडेंट्स जो डेजर्ट के अंदर में एक ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती है, बोदिन्स जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके साथ में इनका कन्फ्लिक्ट होता है और कन्फ्लिक्ट के अंदर में कुछ लोगों का जो डेथ है वो भी हुआ था। अब ये जो कंट्री का जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है वो रीजनल वे के अंदर में स्प्रेड होता है। इजराइल आप देखिए कि टेक ओवर करता है। इजराइल वैसे भी जो सीरिया और इजराइल बॉर्डर शेयर करते हैं, गोलन हाइट्स है जो इजराइल के कंट्रोल के अंदर में है, जो कि सीरिया का पार्ट होता था। इजराइल जो सीरिया का जो हाईएस्ट जो माउंटेन है वो भी इजराइल के ही नियर बाई एरिया में सिचुएटेड है, माउंट हरमोन जिसको हम बोला करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा इंटरवेन करते हुए कुछ एरियाज में बॉम्बिंग किया गया, अभी वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट है। तो सीरिया को अगर अपना जो जर्नी है उसको कैरी आउट करना है तो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको कि आप देखिए रेस्पेक्ट करना होगा, उसको यहाँ पे प्रॉपर जो पावर्स है वो पावर शेयरिंग के अंदर में भी उनका रोल है वो होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि लेबनान के वहाँ पे है, लेबनान कहाँ है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया के अंदर में है, और उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर में है लेबनान, जहाँ पे पावर शेयरिंग का एक बेटर कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे जो मेन डोमिनेटेड कम्युनिटीज हैं उनके पास में, एक के पास में प्रेसिडेंट का पावर रहेगा, एक के पास में जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पावर रहेगा, एक के पास में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का पावर है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे 3-4। नेक्स्ट आप देखिए कि जो जो सीरिया है वो लेबनान के भी नॉर्दर्न पार्ट के अंदर अपना एरिया शेयर करता है। वहाँ पे रूस नाम का जो कंट्री है, रसिया, उसका भी एक बेस है वो हुआ करता था। तो वो बेस कौन सा सिटी में होता था वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो प्लेस भी न्यूज़ में था। इस बहाने आप उस प्लेस को भी देखना, गूगल करके देखना, अपने मैप के अंदर में उसको मार्क करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वुमेन के पर्सपेक्टिव से है, वुमेन की रिगार्डिंग में आप देखिए कि कुछ केसेस सामने आए हैं उड़ीसा स्टेट के। वहाँ पे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है क्यों यहाँ पे राइजिंग सिचुएशन के अंदर में है। किसी स्टेट स्पेसिफिक नहीं आपको रीड करना चाहिए, आपको रीड ये करना चाहिए कि वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग सिचुएशन में क्यों है। क्या टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो यहाँ पे ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ है। क्या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जिस तरीके से जो इंसिडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, वुमेन को आप देखिए कि जैसे टारगेट है वो किया जाता है। और कुछ ऐसे भी केसेस सामने आने लगे हैं जहाँ पे वुमेन को जो प्रोटेक्शन के लिए उनको डिग्निफाइड करने के रिगार्डिंग में कुछ जो लॉज हैं वो अवेलेबल हैं, उनका मिसयूज है वो भी देखने के लिए मिला है। तो उसके अगेंस्ट में भी एक काउंटर नैरेटिव देखने के लिए मिलता है कि जो कमीशन फॉर मैन है क्या उसको भी सेटअप करने का ज़रूरत है, जैसे वुमेन कमीशन है उसी का लाइन के ऊपर में। फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस ये करेंगे कि वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम क्यों इंक्रीज होने लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप देखिए कि क्राइम इंक्रीज होने के बिहाइंड में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। सोशियो कंडीशंस आप देखिए कि हमारा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें सन ऑफ द सोइल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, मेल डोमिनेटेड जो कम्युनिटी है जिस तरीके से, तो उसके अंदर में वुमेन को आप देखिए कि सम आउट यहाँ पे जो यहाँ पे डाउन टू मेल के रूप से कंसिडर है वो किया करते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या होती हैं, काफ़ी सारी जो फीमेल्स हैं जो हाउस वर्क को कैरी आउट करती हैं, तो फाइनेंशियल उनके पास में जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ना होना, आउटसाइड हाउस का वर्क को कैरी आउट ना करने की वजह से फाइनेंस का कोई सोर्स ना होना, तो सोर्स ना होने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब तक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं रहेगा तो उसको उस पर्सन को जो सोसाइटी है वो इक्विवेलेंट वे के अंदर में कंसीडर है वो नहीं करता है। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लॉज अवेलेबल हैं वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम के रिगार्डिंग में लॉज अवेलेबल हैं, बट उनका जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम है। प्रोसेस ही पनिशमेंट का पार्ट है। काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो जुडिशियल जो प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो प्रोसेस ही एक पनिशमेंट का पार्ट है। तो लोग इस वजह से लेस नंबर ऑफ केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। या यहाँ पे एक नैरेटिव ये भी हो सकता है
कि नंबर ऑफ केसेज मोर रिपोर्टिंग होना, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो क्राइम है वो देखने लगा है। क्राइम तो आप देखिए कि पहले भी वुमेन के अगेंस्ट में कंटिन्यूस एग्जिस्ट है, वो करता है। 2018 एंड 19 के समय में एक जो नोबल पीस प्राइज के जो विनर थे डेनिस मकवोजे हैं, और आप देखिए कि एक और पर्सनैलिटी हैं जिनको बेसिकली आप देखिए आईसिस के अगेंस्ट, आईसिस कोई भी जहाँ पे वायलेंस होता है, कोई भी मूवमेंट का इरप्शन होता है, तो मैक्सिमम समय देखने के लिए मिला है कि वुमेन के अगेंस्ट में ही जो क्राइम है वो रहेगा। तो जो वुमेन पर्सनैलिटी हैं नोबल पीस प्राइज के रिगार्डिंग में, वो हैं डेनिस मकवोजे और नादिया मुराद हैं। नादिया मुराद हैं तो आप देखिए कि उनके बारे में आप रीड करना, नादिया मुराद का किस तरीके से स्ट्रगल रहा है, जो सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल क्राइम्स वुमेन के अगेंस्ट में है, उसके अगेंस्ट में कैसे उन्होंने अपने मूवमेंट को कैरी आउट है वो किया था। तो ये क्राइम के बारे में था, कुछ पॉइंट्स हमने देखे। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है? ये जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का कंसल्ट करना जुडिशरी के साथ में, जुडिशरी का जो यहाँ पे जो ओपिनियन जो दिया जाता है वो बाइंडिंग भी नहीं हुआ करता है। क्या जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया जाएगा वहाँ पे जुडिशरी को, तो क्या जुडिशरी वहाँ पे डिनाई भी कर सकता है क्या उस रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से? तो सबसे पहले देखेंगे कि अब जो रेफरेंस है वो दिया क्यों गया। अब देखिए कि कोर्ट के द्वारा एक जुडिशियल ऑर्डर डिलीवर किया जाता है। जुडिशियल ऑर्डर है यहाँ पे बिल्स को टाइमलाइन मैनर के अंदर में, बिल्स को टाइमलाइन मैनर के अंदर में क्या दिया जाए, असेंट है वो ग्रांट किया जाए गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर जो प्रेसिडेंट को रेफर करते हैं वहाँ पे भी तो एक टाइमलाइन है वो डिसाइड कर दिया गया। टाइमलाइन डिसाइड कर दिया गया तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट से अपना ओपिनियन मांगा गया है, जुडिशियल एडवाइस है वो किया गया है। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए क्या इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग में टाइमलाइन डिसाइड की जा सकती है क्या, या आप इस समय में इस तरीके से आप डिसीजन लीजिए, या कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस का जो यहाँ पे पोस्ट है उनको डायरेक्शन इशू किया जा सकता है क्या कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू में? तो यहाँ पे आर्टिकल 142 का जो यूज के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 143 के थ्रू ये पावर है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, तो जिसके थ्रू ओपिनियन मांगा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो आप देखिए कि हमने प्रोसेस के बारे में देखा, ओपिनियन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके बारे में देखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कभी डिनाई भी किया है जब उनसे ओपिनियन मांगा गया? यस स्टूडेंट्स, 1993 के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अयोध्या और बाबरी मस्जिद का जो केस है उसके रिगार्डिंग में इनसे ओपिनियन मांगा था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में डिनाई कर दिया कि इस तरीके का जो उनके द्वारा कोई भी ओपिनियन दिया जाए जिसको पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टी उसको यूज कर सकती हैं, और हमारे कंट्री का जो सेक्युलरिज्म है उसको ये इम्पैक्ट करता है, सेक्युलर कॉन्सेप्ट है उसको ये इम्पैक्ट कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे ओपिनियन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बाइंडिंग रहेगा, तो आप देखिए आर्टिकल 141 वैसे बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट है जो सभी कोर्ट्स के अंदर में बाइंडिंग प्रोसेस के अंदर में होना चाहिए। बट जो प्रेसिडेंशियल जो यहाँ पे एडवाइस है, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, इसके रिगार्डिंग में जो एडवाइस है वो आप देखिए कि जो बाइंडिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं रहेगा। सेंट जेवियर्स का एक केस है गुजरात स्टेट के रिगार्डिंग में, वहाँ पे ये ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिगार्डिंग में जो बाइंडिंग है वो अप्लाई है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू आर्टिकल 143 के थ्रू जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को यूज किया गया है, क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है उसको चेंज करवाया जा सकता है? तो आप देखिए कि चेंज करना ये एग्जीक्यूटिव का पावर नहीं है कि रिव्यू प्रोसेस यहाँ पे कैरी आउट हो। रिव्यू पिटीशन वो फाइल कर सकते हैं किसी भी जजमेंट के रिगार्डिंग, बट रिव्यू जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू जो रिव्यू है वो नहीं करवा सकते हैं। ये जजमेंट है वो चेंज नहीं होगा, जजमेंट के रिगार्डिंग में अपना ओपिनियन बताया जाएगा। आर्टिकल 142 का यूज के बारे में, जुडिशियल ऑर्डर का जो लिमिटेशन लगाया गया है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में है। क्या प्लास्टिक इंडस्ट्री भी यहाँ पे ग्रीन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करता है? मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है, मैक्सिमम जो आप देखिए कि बिजनेस एंटिटीज हैं वो लॉबिंग प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। मिनिस्टर्स को अपना लॉबिंग है, लॉबिंग प्रोसेस वहाँ पे कैरी आउट है वो हुआ करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया गया है कि आप देखिए कि जैसे हम टोबैको का इंडस्ट्री देखते हैं, तंबाकू का जो इंडस्ट्री है, और अब यहाँ पे जो प्लास्टिक है, ये दोनों इमर्ज हुए हैं। दोनों ही इंडस्ट्रीज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा
कि प्रॉफिट है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, चाहे वो किसी भी तरीके से यहाँ पे जो टोबाको का जो इंडस्ट्री है, तंबाकू का इंडस्ट्री जो ह्यूमंस के हेल्थ को इम्पैक्ट करे, ह्यूमंस का जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करे। प्लास्टिक आप देखिए कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करे, पर ये जो बोट इंडस्ट्री है वो कैसा है, प्रॉफिट ड्राइवन है, प्रॉफिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है, काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो कम्प्लीटली जो यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट को किसके ऊपर में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है कंज्यूमर के ऊपर में। कि तम्बाकू का जो टोबैको का कोई भी आप देखिए कि ऐड है उसके अंदर में कंज्यूमर को ही बता दिया गया कि कंज्यूमर अगर उसको कंज्यूम करेगा तो आपको इम्पैक्ट रहेगा हेल्थ के ऊपर में। प्लास्टिक के अंदर में यही कहा गया कि जो पर्सन है जो इसको यूज करते हैं वो रिसाइकलिंग प्रोसेस को नहीं कैरी आउट करते हैं, स्टडी ये कैरी आउट करते हैं, स्टडीज़ में इम्पैक्ट बताते हैं कि जो टोबैको है उसका इम्पैक्ट नहीं है। न्यू वेराइटी वहाँ पे रिलीज करेंगे कि माइल्ड सिगरेट है या डिफरेंट काइंड ऑफ सिगरेट है जिसके अंदर में हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है वो नहीं है। प्लास्टिक इंडस्ट्री कैसे कैरी आउट करती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री समय के साथ में नया प्लास्टिक बताएंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, रिसाइकलिंग इसको किया जा सकता है। इस तरीके से आप देखिए कि अपना जो नया प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन पॉलिसीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया गया है, स्टडीज़ को जो यहाँ पे बता के स्टडीज़ में जो इन्वेस्ट करके न्यू काइंड ऑफ टोबैको का जो यूज है उसको बता दिया गया है कि हेल्थ के लिए वो सेफ है। प्लास्टिक को बता दिया गया कि वो रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल कंडीशन के अंदर में है। हमारे कंट्री में आप देखिए कि कैसे जो लोग इस सेक्टर के अंदर में हैं उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट की क्या डिसीजन है कि आप देखिए कि जो प्लास्टिक कलेक्शन है, जो प्लास्टिक कलेक्शन के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो प्लास्टिक कलेक्टर्स वर्क किया करते हैं, जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स के रूप से वर्क होता है उनका। तो स्टूडेंट जो प्लास्टिक जो कलेक्टर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी का जो डोमेन के अंदर में रखा गया है, आयुष्मान भारत योजना के अंदर में उनको रखा गया है। आयुष्मान भारत सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया है जिससे कि उनको एक रेगुलर फ्रेमवर्क है उसके अंदर में लाया जा सके और उनको यहाँ पे जो हेल्प है वो प्रोवाइड किया जा सके कुछ सोशल सिक्योरिटी के ही पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आप देखिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो इंडस्ट्री है वो हमारे वेस्ट कलेक्शन का जो वर्क है उसको कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम के पर्सपेक्टिव से है, डीएनए एनालिसिस है, आप देखिए कि मेन है बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से। उसी के बारे में बताया गया कि एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें कुछ बॉडीज है जिनको आइडेंटिफाई किया गया, वो मिसमैच है वो देखने के लिए मिला है, स्पेशली जो यूके के जो पर्सन्स हुआ करते थे। तो उसी को आप देखिए कि इंडिया वर्किंग कंडीशन में है, जो मिक्सअप है उसको बॉडी पार्ट्स हैं उनको कैसे यहाँ पे रिजोल्व किया जा सके उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर के, हमने जब ये जो डीएनए एनालिसिस प्रोसेस के बारे में देखा था तो हमने ये भी देखा था कि समय के साथ में एक जो टाइम जब बीतता है उसके साथ में आप देखिए कि जो एविडेंस है, जो कलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट होने लगता है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि बॉडी का जो मास है वो वहाँ पे बर्निंग कंडीशन के अंदर में है, बॉडी मास है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स हैं, वो सब बर्निंग कंडीशंस के अंदर में है। तो उस समय आइडेंटिफाई करना है, डीएनए एनालिसिस करना वन ऑफ द एक डिफ़िकल्ट टास्क है वो हुआ करता है, जो उस समय कुछ यहाँ पे मिसकंडक्ट है वो देखने के लिए मिला। जो 7/11 का जो इंसिडेंट था मुंबई का, जो आप देखिए कि ट्रेन ब्लास्ट के जो इंसिडेंट था उसके रिगार्डिंग में जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के रूप से जो एक्विटल उनको प्रोवाइड किया गया है उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में कंसीडर किया गया सीजीआई के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया है कि अभी उसका सुनवाई किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स पहले आप देखिए कि जो लोअर कोर्ट है उनके द्वारा कन्विक्ट कर दिया गया था, कुछ लोगों को डेथ सेंटेंस भी दे दिया गया था। फिर हाई कोर्ट में जब वो पहुंचता है तो जो भी थ्योरीज वहाँ पे बताई गई थी, जो आप देखिए कि जो विटनेस हैं, विटनेस का प्रॉपर वहाँ पे विटनेस के रिगार्डिंग में भी जो स्टेटमेंट्स थे उसमें उसको एग्जामिन किया गया, उसमें डिफरेंस देखने के लिए मिले हैं। तो हाई कोर्ट ने फिर सभी लोगों को वहाँ पे एक्विटल है वो कर दिया, जो आप देखिए कि उनको रिलीज कर दिया, उनको बरी कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स इसी केस के बारे में अगर हम देखें तो क्या हमें कैरी आउट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए कैसे ये वेकअप कॉल के रूप से वर्क करता है। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके लिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए कैसे है, एक तो स्पेशल स्क्वाड का रिक्वायरमेंट है कि ऐसा एक स्पेशल स्क्वाड है जिसको बना दिया जाए जो इन्वेस्टिगेशन का ही काम करे। पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है पॉलिटिकल प्रेशर एक स्ट्रेस के रूप से काम करता है। जब वहाँ पे
प्रॉपर एविडेंस ना होने के बेसिस पे भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिक्लेयर करती हैं कि उनके द्वारा जो जिन पर्सन के द्वारा क्राइम को कमिट किया था उसको अरेस्ट कर लिया गया है, एविडेंस उनको मिल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी बार आप देखिए कि इस तरीके से जो प्रेशर सिचुएशन है वो जो एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस प्रिजर्वेशन, उन सब के एविडेंस को कैसे जो रखा गया है और एविडेंस को फिर कैसे वहाँ पे कोर्ट के अंदर में प्रेजेंट किया जाता है, ये 3 इम्पोर्टेंट टास्क है किसी भी पर्सन जो क्राइम को कमिट करता है और उसको पनिश करवाने के रिगार्डिंग में। ये इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज का एक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है, तो स्पेशल इस कोड का वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन जो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट्स जो हुआ करते हैं, तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के रिगार्डिंग में आप देखें कि उनको भी प्रॉपर यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए जिससे वो अपना स्टेटमेंट कभी ना चेंज करें, मोर पर्सनस मेन स्ट्रीम में आए और जो भी उन्होंने देखा है उसके रिगार्डिंग में अपने एविडेंस हैं वो प्रोवाइड करें, अपना ओपिनियन, अपना जो भी उनका हेल्प है वो प्रोवाइड करें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। पीएम सर यूके के विजिट के लिए गए हैं, ट्रेड फ्री एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा, वहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा ट्रेड फ्री एग्रीमेंट। 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा आरसीईपी का जो इनिशिएटिव है उसको आप देखिए कि क्विट किया गया था, रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिसमें चाइना भी पार्ट था। एक तो रूल्स ऑफ द ओरिजिन का वहाँ पे इंडिया का ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन ये भी था कि उसके थ्रू चाइना एंड अदर कंट्रीज का जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में डंप किए जा सकते हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को वो इम्पैक्ट कर सकता है। अब यूके से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है काफ़ी ईयर्स के बाद में, 2019 के बाद में आप देखिए किया है। पीएम सर वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं, तो वहाँ के जो प्रिंस हैं उनके साथ में भी जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। उसके बाद में आप देखिए कि मालदीव के विजिट के लिए जाएंगे, मालदीव जो कि 60 अपना इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहा है, ब्रिटेन के साथ में अपना जो फ्रीडम उन्होंने अचीव किया था। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में एक बिल है जिसको प्रपोज किया गया, वन बोर्ड है जो ओवरसी करेगा फेडरेशंस के बारे में, जो फेडरेशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, तो स्पोर्ट्स बिल है जिसको प्रेजेंट किया गया लोकसभा के अंदर में। अभी आप देखिए कि बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, बिल उसके बाद में एक डिस्कशन फेज के अंदर में जाएगा, डिस्कशन फेज के अंदर में इसका क्लोज बाय क्लोज को डिस्कस किया जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है बिल के रिगार्डिंग में, उसका फिर वोटिंग रहेगा, फिर सेकंड हाउस को जा सकता है, कभी कभी बोथ हाउसेस का जॉइंट कमेटी भी बनता है बिल के रिव्यू करने के रिगार्डिंग में बिल के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गजा स्ट्रिप के बारे में है, साइंस के पेज के ऊपर में एक न्यूज़ था स्टूडेंट्स विटामिन डी के पर्सपेक्टिव से कि जो विटामिन डी है उसका डेफिशिएंसी कैसे इम्पैक्ट करता है, मेंटल लेवल का जो डेवलपमेंट है उसको भी ये इम्पैक्ट करता है विटामिन डी का, जो आप देखिए कि अगर सफिशिएंट नहीं है तो 10,000 के आसपास आप देखिए कि ऐसे लोग हैं जिनका डेथ हुआ है गजा स्ट्रिप के अंदर में, जो कि एड्स के ऊपर में डिपेंड थे, एड्स को वहाँ पे कलेक्ट करने का सिचुएशन में थे, इस दौरान में बताया गया। यूएस एंड जापान का जो एग्रीमेंट है उसके बारे में है, टैरिफ वहाँ पे रिड्यूस हुए हैं यूएस एंड जापान के उस एग्रीमेंट के बाद में। और स्टूडेंट जर्मनी के बारे में है, जर्मनी ने आप देखिए कि यूएस का वहाँ पे जो यूक्रेन के अंदर अपना जो फोर्सेज को सेंड करने के रिगार्डिंग में यूएस का कुछ गारंटी है उसको मांगा है कि आप यहाँ पे एग्री कीजिए, इस तरीके से सपोर्ट आप प्रोवाइड करोगे उनके फोर्सेज के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि ईरान के पर्सपेक्टिव से है, जिसने गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में यूएस का जो डिस्ट्रॉयर का प्रेजेंस वहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में ईरान ने अपने जो कंसर्न है उसको रेज किया है, वार्निंग यहाँ पे दिया गया है। मास्ट स्टारवेशन का सिचुएशन है, स्टारवेशन आप देखिए कि जो लोगों का डेथ वहाँ पे हुआ है जो बेसिकली गजा स्ट्रिप के अंदर में, और जेलेनेस्की आप देखिए कि वहाँ पे डेट लोकल लोगों के द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया यूक्रेन के अंदर में, ये यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से। एक सीरिया के रिगार्डिंग में सऊदी अरेबिया का भी न्यूज़ था कि सीरिया को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा, कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सऊदी अरेबिया है वो अपना सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।